दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विपुल राजपूत और स्वागत है आप ही के चैनल विपुल एजुकेशन पर। दोस्तों, रीड एसएस स्पेशल क्लासेज में हम जो है पढ़ रहे थे यूनिट नंबर फर्स्ट, और यूनिट नंबर फर्स्ट में जो भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं, उन विशेषताओं में हमारा टॉपिक आज का रहेगा जेंडर संवेदनशीलता। हाँ दोस्तों, आज हम एक प्रमुख टॉपिक है जेंडर संवेदनशीलता, इस पर चर्चा करेंगे। जेंडर संवेदनशीलता या आप इसे कह सकते हो लैंगिक संवेदनशीलता। लैंगिक संवेदनशीलता, इस पर दोस्तों चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखो, लैंगिक संवेदनशीलता जो है, लैंगिक संवेदनशीलता या जेंडर संवेदनशीलता का हम सबसे पहले अर्थ जानते हैं। तो इसके तहत जो संवेदनशीलता है, इसका अर्थ है स्त्री और पुरुष में समभाव रखना, यानी स्त्री और पुरुष में समानता का भाव अनुभव करना ही जेंडर संवेदनशीलता कहलाती है। यानी महिला और पुरुष में एक समान है, महिला और पुरुष एक समान है, कोई एक दूसरे से छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। इस प्रकार की जो भावना रखी जाती है दोस्तों, उसी को कहते हैं जेंडर संवेदनशीलता। यानी आप इसका अर्थ देखोगे तो स्त्री और पुरुष के प्रति, स्त्री पुरुष के प्रति समभाव अनुभव करना, समभाव अनुभव करना ही जेंडर संवेदनशीलता कहलाती है। यानी समभाव अनुभव करना ही क्या कहलाती है? जेंडर संवेदनशीलता कहते हैं। यानी स्त्री और पुरुषों के बीच में समभाव को अनुभव करना ही जेंडर संवेदनशीलता कहलाती है। अगर आप बात करोगे कि असमानता, यानी जेंडर असमानता, असमानता, तो दोस्तों इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कार्य, व्यवहार और परंपराओं के आधार पर स्त्री पुरुष में भेदभाव करना जेंडर असमानता कहलाता है। यानी कोई भी कार्य हो जिसमें ये कहना कि ये काम स्त्री कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता, ये काम सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, पुरुष कर सकते हैं, स्त्री नहीं कर सकती। उसी प्रकार उनके व्यवहार में और जो परंपराएं हैं उनमें भेदभाव करना जेंडर असमानता कहलाता है। तो इसमें आपको तीन चीज ध्यान रखनी है, कार्य, व्यवहार और परंपराएं। परंपराएं के आधार पर भेदभाव, के आधार पर भेदभाव, यानी कार्य, व्यवहार और परंपराओं के आधार पर भेदभाव करना जेंडर असंवेदनशीलता या लैंगिक असमानता कहलाती है। अब इसको आप एक समझिए, असमानता का अर्थ। असमानता जो है, असमानता, इसको आपको ऐसे समझना है कि जो स्त्री और पुरुषों में जो असमानता दर्शाई जाती है दोस्तों, ये जैविक बनावट की वजह से नहीं, परंतु तयशुदा जो प्राचीन कालीन रूढ़ियां हैं उनके कारण और तयशुदा सामाजिक धारणा के कारण इनके बीच में भेदभाव होता है। असमानता के दो प्रमुख फैक्टर हैं, एक तो तयशुदा सामाजिक सोच और एक रूढ़ियां। ये दो मुख्य कारक होते हैं जो स्त्री और पुरुष के बीच में भेदभाव करते हैं। यानी असमानता की ये दो प्रमुख कारण है। प्राचीन कालीन एक सोच रखना कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये घर का काम करेगी, ये बाहर का काम करेगा, ये काम करेगी, ये काम करेगा। इस प्रकार की जो धारणाएं बनाई गई हैं, इन धारणाओं के कारण भी बहुत बड़ा भेदभाव रहता है स्त्री और पुरुषों के बीच। अगली बात दोस्तों हम करें तो इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात निकल के आती है, हाँ, एक इसके अंदर सबसे बड़ी बात निकल ये आती है कि स्त्री और पुरुष ये दो प्रमुख मतलब वर्ग माने जाते हैं समाज के। स्त्री और पुरुष जो है समाज के दो प्रमुख वर्ग माने जाते हैं। यानी ये दो क्या है, समाज के बहुत बड़े फैक्टर हैं, दो प्रमुख वर्ग हैं, और इन्हीं को लिंग के आधार पर भी बांटा जाता है। यानी इसे स्त्रीलिंग और इसे पुल्लिंग। यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर
भी इनको बांटा जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि भारत में जो महिलाओं की स्थिति है वो प्राचीन काल से लेकर अब तक कैसी रही है, इस बारे में अब हम चर्चा करते हैं। 1 मिनट। तो इस बारे में अगर हम भारत में प्राचीन काल से अब तक की महिलाओं की स्थिति की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें बात करनी होगी सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता की हम बात करते हैं तो हमने जब सिंधु सभ्यता पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता एक तो मातृसत्तात्मक थी। इसका जो समाज था वो क्या था, मातृसत्तात्मक, यानी माता परिवार की मुखिया थी। तो आप समझ सकते हो उस समय कितनी उच्च स्थिति रही होगी स्त्रियों की, यानी माता जो है वो परिवार की मुखिया थी, उसकी एक पूजा की जाती थी, मातृ देवी की पूजा की जाती थी उस समय, मातृ देवी की पूजा। सिंधु घाटी सभ्यता में माँ जो है मातृ देवी नारी जो है पूजी जाती थी, उसमें बहुत बड़ा ऊंचा दर्जा था। तो ये स्थिति थी सिंधु घाटी सभ्यता के समय नारी की काफी उच्च। उसके बाद दूसरा आती है ऋग्वैदिक काल की बात। ऋग्वैदिक काल में हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल में भी काफी अच्छा सम्मान स्त्रियों को प्राप्त था। एक इसमें पॉइंट बात करें, एक तो उपनयन संस्कार का अधिकार था। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को उपनयन संस्कार का अधिकार था, यानी जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे उपनयन संस्कार कराते थे, उसी में स्त्रियों का भी उपनयन संस्कार होता था। शिक्षा भी इनको मतलब शिक्षा में छूट थी, मतलब पूरा मतलब शिक्षा ग्रहण करने का इनको अधिकार था। इसके अलावा बात करें तो यहाँ न तो सती प्रथा थी, सती प्रथा नहीं थी, बाल विवाह भी ऋग्वैदिक काल में नहीं था, पर्दा प्रथा भी नहीं थी, और हाँ यहाँ विधवा विवाह होते थे। तो ये प्रमुख बातें हैं जो ऋग्वैदिक काल के है। ऋग्वैदिक काल में ये स्त्रियों की स्थिति की बहुत उच्च थी। इसके अलावा यहाँ की जो विदुषी स्त्रियां जैसे गोसा, अपाला, कुछ विदुषी स्त्रियों के भी यहाँ पर नाम मिलते हैं। यानी ऋग्वैदिक काल में ये थी स्त्रियों की स्थिति ऋग्वैदिक काल में, यानी यहाँ उपनयन का संस्कार अधिकार था, शिक्षा अधिकार था, सती प्रथा रोक थी, बाल विवाह पर रोक थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, विधवा विवाह को छूट थी, और जो है प्रमुख महिलाएं जैसे गोसा, अपाला। उसके बाद बात करोगे उत्तर वैदिक काल की स्त्रियों की स्थिति। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बात करोगे, यहाँ भी अच्छी थी, अच्छी स्थिति थी। यहाँ पर जो है आगे गार्गी, मैत्रेयी, इन विदुषी महिलाओं का वर्णन मिलता है। गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाओं का वर्णन मिलता है। अब दोस्तों यहाँ से जो आगे चलता है, जब समाज हमारा आगे जब इतिहास चलता है तो महिलाओं की स्थिति में थोड़ी गिरावट आती है, और उस गिरावट की शुरुआत होती है मौर्य काल में। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति दयनीय हो गई। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति दयनीय हो गई, यानी स्त्रियों की स्थिति जो है दयनीय कब हुई थी, मौर्य काल में। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ जाती है। गुप्त काल में पर्दा प्रथा तो नहीं थी, गुप्त काल में पर्दा प्रथा तो नहीं थी, लेकिन ऐरण अभिलेख में, ऐरण जो कि 510 ईसा पूर्व का अभिलेख है, यहाँ पर सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। यानी यह हो सकता है कि गुप्त काल में सती प्रथा प्रचलन में थी, यानी गुप्त काल में सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। इसके बाद एक वंश आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश में शासक जो होता था, शासक अपने नाम से पूर्व माता का नाम लिखता था, शासक अपने नाम से पूर्व माता का नाम लिखता था, माता का नाम लिखता था। यानी शासक जो होता था सातवाहन वंश में, वो अपने नाम से पहले माता का नाम लिखता था। जैसे नाम आता है गौतमी पुत्र सतकीर्णी, ये एक सातवाहन शासक है। वो मतलब उस समय जो है शासक थे सातवाहन के, वो अपने से पहले अपनी माता का नाम लिखते थे, जैसे गौतमी पुत्र सतकीर्णी। इस प्रकार बात करोगे मध्यकाल की, तो मध्यकाल में बहुत ज्यादा गिरावट आई स्त्रियों की स्थिति में। मध्यकाल में बहुत ज्यादा गिरावट आई, क्योंकि मध्यकाल में एक तो पर्दा प्रथा आ चुकी थी, एक आपके बाल विवाह भी होने लगे थे,
इसके अलावा सती प्रथा भी उस समय प्रचलन में थी। यानी जो मध्यकाल आता है यहाँ पर स्त्रियों में स्थिति और गिरावट आती है, यहाँ पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा ये सब प्रचलन में आ गए थे। अब आते हैं दोस्तों ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में ऊपर वाली सारी जो यहाँ के बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा ये सब ब्रिटिश काल में भी चल रही थी, लेकिन राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय ने प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर रोक लगती है। यानी सती प्रथा पर 1829 में रोक लगती है राजा राम मोहन के प्रयासों से। यानी राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर रोक लगती है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद की बात करोगे तो 1950 में संविधान द्वारा बराबरी का हक, संविधान द्वारा बराबरी का हक, बराबरी का हक, संविधान द्वारा बराबरी का हक दिया गया। इसके अलावा बात करोगे 1956 में आता है हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम जो बहुपत्नी प्रथा पर रोक लगता है, बहुपत्नी प्रथा पर रोक लगाता है, बहुपत्नी प्रथा पर रोक लगाता है हिंदू विवाह अधिनियम जो कि 1956 में आता है। और ये बहुपत्नी यानी बहुत सारी पहले पत्नियां रखते थे, उस पर रोक लगाता है 56 का यह अधिनियम। इसके बाद हम बात करें एक अधिनियम आता है 1961 में, दहेज अधिनियम, दहेज विरोधी अधिनियम। 1961 में आता है दहेज निषेध अधिनियम, यानी इसके तहत दहेज लेना और देना दोनों कानूनी जुर्म है 1961 के दहेज निषेध अधिनियम के तहत। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पंचायती राज में, पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण, महिलाओं को 50% आरक्षण। यानी ये पहले जो है 30-33% था, लेकिन बाद में इसे 50% किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ भारतीय संसद में और राज्य के विधानमंडलों में अभी तक महिलाओं का जो आरक्षण विधेयक है वो अटका पड़ा है, अभी तक उसको मान्यता नहीं मिली है। इसके बाद हम बात करेंगे आधुनिक समय में महिलाओं की स्थिति। आधुनिक समय में अगर हम महिलाओं की स्थिति की बात करें तो आधुनिक समय में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी है। महिलाएं पुरुष से कंधा नहीं, उनसे आगे बढ़ चढ़कर अपना समाज के हर वर्ग में, हर विभाग में, हर जगह अपना उत्तरदायित्व पुरुषों से ज्यादा निभा रही है। चाहे वो आप अंतरिक्ष का क्षेत्र ले लो, राजनीति का क्षेत्र ले लो, मनोरंजन का क्षेत्र ले लो, खेल का क्षेत्र ले लो, शिक्षा का क्षेत्र ले लो, किसी भी क्षेत्र में आपको महिलाएं जरूर मिलेंगी। ठीक है, जिनमें हम कुछ प्रमुख महिलाओं की बात करते हैं, जैसे भारत की प्रथम प्रधानमंत्री, भारत की प्रथम महिला पीएम थी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, जिसे लेडी आयरन भी कहा जाता है, आयरन भी कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करें भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो वो थी श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बात करोगे तो है सुचिता कृपलानी, इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, एम मैरी कॉम, सरोजिनी नायडू, और वैसे भी ब्रिटिश काल की बात करोगे तो बहुत सारी वीरांगना महिला मिलेगी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी की माता जीजाबाई। इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन में जिन वीरों ने योगदान दिया उन सब की माताएं, ये सब जो है वो हमारे लिए वंदनीय भी है और पूजनीय भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये जेंडर संवेदनशीलता का टॉपिक यहीं तक था, क्योंकि इसके अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा
जेंडर संवेदनशीलता का अर्थ मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने ये भी बता दिया कि क्या क्या किस प्रकार भेदभाव वाला वो बता दिया। उसके बाद मैंने आपको कारण बता दिए और कुछ स्थितियां भी बता दी किस प्रकार कैसी स्थिति थी। उसके बाद कुछ नियम जो जेंडर संवेदनशीलता से जो एक्ट थे वो भी बता दिए और आधुनिक समय की भी बात हमने कर ली। तो जेंडर संवेदनशीलता में अब बाकी कुछ नहीं रहा है और कुछ आपको और एक्स्ट्रा मिले तो आप बुक से पढ़ सकते हैं। अब हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट का एक टॉपिक बन जाए ग्रामीणीकरण और शहरीकरण, वो हम कल करेंगे। ठीक है दोस्तों, यह था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब किए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, घर रहें स्वस्थ रहें।